हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्लास 12th के क्वेश्चंस कराऊंगा और इस पेपर में 38 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हम सेक्शन ए करेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। सो क्वेश्चन 1 देखते हैं। इफ़ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई इक्वल्स टू 0 एंड ए इनवर्स इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई आई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। सो क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको कुछ आइडेंटिटी करा देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी है ए इंटू ए इनवर्स, ये हमारा आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स ही होता है। मान लिया आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पी से कर रहे हो तो वो पी के इक्वल ही होगा। ओके, सो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को लिख लेते हैं जो कि मैट्रिक्स फॉर्म में है, ए प्लस आई इक्वल्स टू 0। अब हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए इंटू ए इनवर्स माइनस 3 ए इनवर्स प्लस आई इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। ये जो ए स्क्वायर इसको मैंने ऐसे लिख लिया और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सो जो ये हमारा ए इंटू ए इनवर्स होगा वो आई होता है और ए की आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, तो ये ओवरऑल आपका ए हो जाएगा। ओके, एंड दिस ए इंटू इनवर्स इक्वल्स टू आई, सो दिस बिकम 3i प्लस। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स होगा, सो ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या निकल के आती है, 3i माइनस ए। ओके, और ए इनवर्स है किसके इक्वल, एक्स ए प्लस वाई आई के इक्वल है। दिस इक्वल्स टू 3i माइनस ए। अब यहाँ से कंपेयर कर लो, एक्स ए किसके इक्वल है, माइनस ए के, सो एक्स आपका क्या होगा -1। ऐसे ही वाई आई किसके इक्वल है, 3i के, तो वाई कितना होगा आपका 3। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स प्लस वाई की। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, एक्स कितना है हमारे पास -1 प्लस 3, सो दिस विल इक्वल्स टू 2। सो द आंसर विल बी 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमको 4a इनवर्स निकालना है। ओके, सो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे किसी कांस्टेंट से, मान लिया k की मल्टीप्लाई कर दिया a से, तो उसके हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई k से हो जाएगी। सपोज करो हमारा मैट्रिक्स a है, a b c d e f g h i। ओके, अगर मैंने इसकी k से मल्टीप्लाई कर दिया तो हर एक एलिमेंट इसका k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट। ओके, और अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट लूँगा, मान लिया मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया के ए का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया, तो अगर आप के बाहर निकालोगे फर्स्ट रो से, सेकंड रो से, थर्ड रो से, तो ये के क्यूब हो जाएगा और फिर ए का डिटर्मिनेंट ले लिया। इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है। यहाँ ऑर्डर 3 था। ओके, सो अगर आप किसी के इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना चाहते हो और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लिया n क्रॉस n है, n क्रॉस n है, इस केस में 2 क्रॉस 2 है, 2/2। सो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n होगा तो उसका फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट a। ओके, सो इस क्वेश्चन में भी यही होगा। सो यहाँ 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आएगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है n ये 2 है। अब a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और हमको ये भी पता है a इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट a। सो 4 4 जा 16 इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट a। So 16 into 1 by determinant A is what? Determinant A given here 2. So this will be 8. So 8 is the correct answer. Okay. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट गिवन है 64। आपको डिटर्मिनेंट ए निकालना है। तो रिलेशन ये होता है, जो हमारा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n जो है ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। जैसे कि अच्छा, ये आया कैसे फॉर्मूला,
तो आपने एक फार्मूला पढ़ा है ए इनवर्स का, जो फार्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अच्छा, दोनों तरफ अगर हमने डिटर्मिनेंट ले लिया तो इधर भी लेना पड़ेगा। अब ये कोई नंबर के होता है, और अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि अगर कोई कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है, तो मान लिया ये डिटर्मिनेंट है बाहर आया, कोई नंबर होगा डिटर्मिनेंट है, तो जितना इसका ऑर्डर होता है उतनी पावर इसकी रेज्ड हो जाती है। तो मान लिया एन ऑर्डर है तो एन पावर रेज्ड हो गई इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। ओके। अच्छा, आपने अभी ये भी पढ़ा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए रेस्ट टू द पावर एन अपॉन, तो ये आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन। अब जब ये पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन वेरी इजी। यहाँ से एडजॉइंट ए कितना है 64, तो इस फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं हम। ये कितना है 64 इक्वल्स डिटर्मिनेंट ए एन माइनस वन, एन यहाँ 3 है तो 3 माइनस वन 2, तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा प्लस माइनस 8, यानी कि ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, या तो 8 आएगा नहीं तो -8 आएगा। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हमको b की वैल्यू निकालनी है अगर 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो, तो b कितना होगा -2a। तो इसका मतलब ये जो a है इसका हर एक एलिमेंट का 2 से मल्टीप्लाई कर दो -2 से। सो -2 3 जा 6, -2 4 जा -8। ओके, ये कॉमा -8 -10 and -4, so this will be the value of b। ओके, सो ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपको यहाँ एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ओवर डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स। डी एक्स को इस तरफ ले गए, सो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू log x इंटू डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ डेरिवेटिव एफ एक्स का डेरिवेटिव फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वापस से एफ एक्स हो जाता है। ओके, अगर यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ कोई भी फंक्शन है, मान लिया डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा। ओके, यहाँ जो भी फंक्शन होता है डिफरेंशियल एलिमेंट के अंदर, तो इक्वल्स टू लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स इंटू log x माइनस वन प्लस सी, यह याद रखना है। अच्छा, अगर याद नहीं होगा तो कैसे करेंगे, तो आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, और कैसे करोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो वो देख लिया। तो कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन से, सो आइलेट का यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम यहाँ पे ऐसे log x लिखेंगे और log x की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, तभी वो log x ही रहेगा। इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। ओके, क्योंकि आइलेट में लॉगरिदमिक जो होता है हमारा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, और उसके बाद कांस्टेंट जो हमारा होता है वो लास्ट फंक्शन होता है। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x dx। सो ये क्या है आपका x log x माइनस दिस विल गेट कैंसिल, x कॉमन ले लेना, log x माइनस 1 आ जाएगा। ओके, सो आप इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x माइनस π/6। सो वेरी इजी, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज व्हाट 10x, सो इसका इंटीग्रेशन होगा 10x माइनस π/6 एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू π/6। ओके, सो अगर आप यहाँ π/6 रखेंगे तो π/6 माइनस π/6 0, तो फर्स्ट वैल्यू 0 आएगी माइनस। अच्छा, 0 रखा तो माइनस का आएगा यहाँ पे 10 π/6, सो माइनस माइनस प्लस, सो द आंसर विल बी 1/√3। ओके, वेरी इजी। द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो ऑर्डर है ये 2 है
और जो ऑर्डर के ऊपर पावर होती है वही डिग्री होती है, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 1। सो यहाँ सम पूछा है, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, तो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री विल बी 3, इन दोनों को ऐड कर दिया जस्ट, सो आंसर विल बी 3। ओके, ये याद रखना कि जो ऑर्डर की मान लिया अगर यहाँ पे इसकी पावर ऐसे होती 4, तो डिग्री 4 हो जाती। ठीक, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होता है, ऑर्डर जो होता है वो हमेशा डिफाइंड होता है, बट डिग्री कभी कभी डिफाइंड नहीं होती। कभी कभी फंक्शन अगर सीरीज़ बन रही हो तो डिफाइंड नहीं होती। ओके, जैसे मान लिया अगर ऐसे बन जाए साइन dy/dx इक्वल्स टू y, तो इसमें ऑर्डर तो डिफाइंड है 1, बट डिग्री डिफाइंड नहीं है। ओके, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो p की वैल्यू बतानी है हमको जिसके कॉरस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जब भी वेक्टर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। तो जस्ट क्या कर दिया, ये 2i प्लस pj प्लस k माइनस 4i माइनस 6j प्लस 26k, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यानी कि 2 4 जा -8 -6p एंड प्लस 26 इक्वल्स टू 0। सो -6p, 26 में से 8 गया, सो दिस विल बी 18, सो प्लस 18 इक्वल्स टू 0, यानी 6p इक्वल्स टू 18, सो p आपका 3 आ जाएगा। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ओके ओके, सो आप जैसे जैसे हमारे पास ये होता है एक्स एक्सिस को i, इसको j, इसको k, हम ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो i क्रॉस जो j होता है, i क्रॉस j, तो वो हमारा k के इक्वल होता है। ओके, क्योंकि हम भी जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है और वो वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ओके, आपने वैसे भी पढ़ा होगा a क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, आपने ये पढ़ा है a क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो मोड a मोड बी साइन थीटा एन कैप, और जो एन कैप होता है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो ऐसे आप इसका मोड करेंगे 1, इसका मोड करेंगे 1, और साइन 90, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है तो वो भी 1, और ये एन कैप क्या होगा के, जो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ओके, सो आई क्रॉस जे जो होगा हमारा वो कितना होगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं, आई क्रॉस जे ये हमारा के वेक्टर होगा इंटू जे प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा जा रहे हैं तो ये माइनस के इक्वल होगा। ओके, माइनस के वेक्टर के इक्वल। अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, या कॉमन नहीं लेते, ये हमारा किसके इक्वल आएगा, ओके, जे क्रॉस आई के, यहाँ डॉट के भी है, डॉट के। अब दोनों का डॉट कर रहे हैं तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। डॉट करते हैं तो डॉट में कॉस थीटा होता है, अब कॉस 90 0 होता है तो ये तो 0 हो गया हमारा। अब ये के का के साथ डॉट करोगे तो मोड के स्क्वायर आएगा माइनस का, तो आंसर विल बी -1। तो इस पार्ट का जो आंसर होगा वो -1 होगा। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, हमेशा याद रखना आई डॉट जे जो होता है वो 0 होता है, मतलब कि, और आई डॉट आई वो मॉड आई स्क्वायर, और आई का जो मॉडुलस होता है वो 1 होता है। ओके, इफ a plus b equals to I and a given है, then find modulus of b. So vector a plus b equals to I. So मेरे को a given है तो a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2i माइनस 2j प्लस 2k इक्वल्स टू I। तो वेक्टर b यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस ये b वेक्टर भी तो था, तो b वेक्टर क्या निकल के आ जाएगा, ये 2i उस तरफ जाके i में से माइनस हो जाएगा तो माइनस का i वेक्टर,
अगेन दिस प्लस 2j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर। अब इसका मॉड ले लिया, तो मॉड ले लिया तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि 3 विल बी द आंसर। सो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं इस पेपर में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 11 में DCS। सो पहले हम लाइन की क्वेश्चन तो लिख लेते हैं, जैसे फर्स्ट x - 1/2 ये ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, y - 1/-3 और इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो जब ऊपर डिवाइड किया तो z - 1/2 अपॉन 6। सो जो हमारे पास DRS है वो 2 - 3 और 6 है, 2 - 3 और 6। जो हमारे पास DRS हैं इस लाइन के वो है 2 - 3 और 6। तो DCS क्या होगा, DCS डायरेक्शन कोसाइन वो होगा 2 अपॉन √2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 स्क्वायर 36। सिमिलरली -3 अपॉन ये सेम नंबर, अच्छा ये कितना आएगा 49 यानी कि 7, ये √49 आएगा यानी कि 7। ऐसे ही 6/7। तो DCS कितना आएगा, ये 2/7 हो गया, -3/7 और 6/7, ये DCS हो गया। तो यही हमारा आंसर है। ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज probability of A given B is 0.3, probability of A given B is 0.3 and probability of A equals to 0.4. Probability of B equals to 0.8। आपको फाइंड आउट करना है probability of B given A is what? So probability of A given B is 0.3। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा लेते हैं, probability of A intersection B अपॉन probability of B equals to 0.3। ओके, सो probability of A intersection B 0.3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, probability of B हमको 0.8 दिया हुआ है, सो ये कितना आ जाएगा, probability of A intersection B 8 3 जा 24.24। ओके, हमको फाइंड आउट क्या करना है, probability of B given A। सो A इसका भी फॉर्मूला ये, बस डेनोमिनेटर में क्या होगा, probability of A आ जाएगा। तो A intersection B is 0.24 और probability of A is 0.4। सो 4 6 जा 24, 4 10 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 यानी कि 0.6 विल बी द आंसर, 0.6 आंसर। ओके, सो हमारा probability of B given A विल बी 0.6, ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। ओके, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा, फंक्शन की डेफिनेशन 2 पे चेंज हो रही है, इसका मतलब ये 2 पे कंटिन्यूअस होगा। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होता है राइट हैंड लिमिट इक्वल होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट, जो भी हमें कोई पॉइंट दिया, मान लिया यहाँ पे 2 पे दिया है तो 2 पे इक्वल। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ये तो सिनेरियो था, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ माइनस लगा दिया fx। ओके, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हम कौन सा fx लेंगे, 2 से लेस देन वाला kx स्क्वायर। अब 2 रख दिया तो 2 2 जा 4k आ गया। ओके, अब राइट हैंड लिमिट सो यानी कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस ऑफ fx, इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस fx क्या है हमारा, fx इस बार राइट हैंड साइड से जा रहा है यानी कि 3x + 5, 3x + 5, तो 2 रख दिया
तो 3 2 6 प्लस 5 11। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एल एच एल इक्वल होगा आर एच एल के, यानी कि 4 के इक्वल होगा 11 के। सो के इक्वल्स टू 11/4। सो दिस मस्ट बी आंसर ऑफ दिस। ओके, के मस्ट बी 11/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको ए गिवन है एंड ये रिलेशन गिवन है 3i + 4a इक्वल्स टू x²a, और हमको वैल्यूज़ निकालनी है x की। ओके, तो करते हैं, कैसे करेंगे। 3i + 4a ओके, सो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है। 9i² विल बी i माइनस 4a, यानी 4 4 जा 16a² 16a² इक्वल्स टू x²i। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, वेरी गुड। नाउ अब अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं ए इनवर्स से, तो यहाँ पे 9i इंटू ए इनवर्स माइनस 16 इधर भी कर दिया। a² की अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ए के इक्वल ही आएगा, इक्वल्स टू x²। आई की ए इनवर्स से किया तो ये अगेन ए इनवर्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9a इनवर्स माइनस 16a इक्वल्स टू x² ए इनवर्स। ओके, तो यहाँ से मैं इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 9 माइनस x², इस टर्म को इस तरफ ले गया, तो 9 माइनस x² ए इनवर्स इक्वल्स टू 16a। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए ए इनवर्स इक्वल्स टू 16a, तो और हमको ए ये गिवन है। ओके, ऑल राइट। तो अगर ए गिवन है हमको 0 1 -1 0, तो ए इनवर्स क्या होगा हमारे पास। डायगोनल एलिमेंट चेंज कर दो, तो चेंज कर दे, ये तो 0 ही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं, और इसके साइन चेंज कर दिए। ओके, ए इनवर्स निकालने के लिए वैसे एडजॉइंट होता है ये, बट ए इनवर्स मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा ए इनवर्स का 0 -1, तो ये डिटर्मिनेंट तो इसका 1 होगा, तो 1 से डिवाइड कर दे, तो ये हमारा ए इनवर्स है। तो आप देख सकते हो कि जो ए इनवर्स है वो -a के इक्वल आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 9 माइनस x²। इस ए इनवर्स की जगह क्या लिखूँगा मैं -a 16a। अब कंपेयर कर लिया तो यहाँ से 9 माइनस x², यहाँ पे माइनस एक पहले से ही है, तो इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा 9 और ये प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 16, यानी कि x² 16 + 9 यानी कि 25। तो x कितना जाएगा हमारे पास +-5। दिस विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। अच्छा, याद रखना हमेशा, अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स निकालना बहुत ईजी है। जैसे कि ये ए है, मान लिया a b c d, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लोगे बड़ी आसानी से, AD - BC, और एडजॉइंट भी निकाल लोगे। एडजॉइंट कैसे निकालोगे इसका, पहले तो आप इसके डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दो, D और A ये चेंज कर दिया, और B और C के साइन चेंज कर दो, यानी कि -B -C, और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो इसका ए इनवर्स निकालना ईजी था, मैंने भी ऐसे ही निकाला।
मैंने क्या काम किया, पहले ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला डिटर्मिनेंट निकाला था, उसका 1 आया था, तो 1/1 इंटू ए इनवर्स, और ये मुझे -1 के इक्वल रखा। सो हमने इस तरह से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया +-5। आई होप कि क्लियर होगा। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हमको जनरल सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, x dy -1 + x² dx इक्वल्स टू dx। ओके, सो हम इसको ऐसे लिखते हैं x dy dx, ये इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, सो dx प्लस आई एम टेकिंग दिस टर्म टू द राइट हैंड साइड dx, सो x dy dx कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, 1 + 1 दिस 2 + x² dx। ओके, यस, अब dy को एज इट इज़ इधर ही रहने दिया, अब इसको डिवाइड कर दिया। ओके, सो दिस विल बी 2/x प्लस x से इसको डिवाइड किया तो x dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी y and integration of 2/x is 2 log x plus integration of this x x² 2 plus c. So this will be the general solution of this problem. I hope ये clear होगा. Now moves to next question, and that is question number 16. Okay, so fx a x minus cos x is strictly decreasing in r. तो हमें बताना है कि a कहाँ से कहाँ हुआ. ओके, तो हम f डैश x निकाल लेते हैं. a एज इट इज x का 1 माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -sin x, सो दिस विल बी +sin x. अब हम इसको 0 को इक्वल लिखते हैं. अब a तो 0 होगा नहीं, 1 प्लस sin x को 0 होना पड़ेगा, sin x इक्वल्स टू -1. ओके, sin x ये -1 आ रहा है. ओके, तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है किस पे, x की. sin x नेगेटिव कहाँ होता है, sin x जो होता है हमारा वो नेगेटिव होता है. sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यानी कि x इक्वल्स टू 4n + 1 π/3 के मल्टीपल पे होगा नेगेटिव इस पर. लेकिन हमसे पूछा गया है डिक्रीजिंग होगा कब. यहाँ ये 1 + sin x है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इस वैल्यू को जो ए अगर हम डेरिवेटिव भी ना करें तो भी ये क्वेश्चंस को कर सकते थे. अगर जैसे हम डेरिवेटिव भी ना करें, जैसे 1 + sin x है, ये 1 + sin x है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो जो आपका ए होगा ये डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ होगा. ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू उठा लो, यानी कि -∞ से 0 के बीच में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -∞ to 0. और ऑफ कोर्स ये डिक्रीजिंग होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है तो 0 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सो तो हमारा ये आंसर होगा. ओके, 0 नहीं होना चाहिए, सो -∞ to 0, तो ए तुम्हारा होना चाहिए -∞ से 0. इसमें डेरिवेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 में कुछ ऐड होगा. sin x की वैल्यू तो हमेशा 1 से छोटी होगी ना, या तो sin x की वैल्यू -1 के इक्वल होगी या 1 के, तो या तो ये क्वांटिटी तुम्हारी 0 हो सकती है, बट कभी भी 0 से बड़ी नहीं होगी. तो ये डिक्रीजिंग कब होगा, जब ए तुम्हारी नेगेटिव हो. इसका हम ये भी लिख सकते हैं, ए की जो वैल्यू होनी चाहिए वो <0 होनी चाहिए. ठीक है, ये हम आंसर ये भी लिख सकते हैं. ओके, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 17 में द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ ए फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर दिस. इफ z इज दिस देन द ऑब्जेक्टिव देन तो हमको बताना है. अच्छा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि किस पे ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या क्या होगा. तो ना जो भी हमारा z है ना, z इक्वल्स टू 18x + 9y, तो इन सभी पॉइंट्स पर रख के चेक कर लिया.
इन सभी पॉइंट्स पे रख के चेक कर लिया, जैसे कि 2,72 पे 2,72 पे z की वैल्यू देख लिए, ठीक है, और 15,20 पे भी z की वैल्यू देखा, और 40,15 पे भी z की वैल्यू देखा, ठीक है। 2,72 पे अगर z की वैल्यू देखेंगे, जैसे कि मान लिया ये 18 टू जा, ऐसे देख लिया 18 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 72, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ऐसे ही आप 15,20 पे देखना, 15 इंटू 18 प्लस 9 इंटू 20 पे देखना। ऐसे ही आप 49 इंटू 15, तीनों वैल्यू आएंगे। और आप जब चेक करोगे तो आपका जो सी ऑप्शन है ना, ये मैच हो जाएगा। जेड जो है मैक्सिमम आएगा किस पे, इस पे मैक्सिमम आएगा सबसे ज़्यादा। आप कैलकुलेट करके देखना, इन दोनों पे मिनिमम आएगा, लेकिन जेड की वैल्यू जो होगी 14 15 इस पे मैक्सिमम आएगा सी, एंड मिनिमम 15 20 पे आएगा। मिनिमम इस पे मिनिमम आएगा, आप कैलकुलेट करना, नंबर आएगा कुछ, तो इस पे मिनिमम आएगा और इस पे मैक्सिमम आएगा 14 15 पे। ओके, आप ये अपने आप से वेरीफाई करना, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें हमें बताना है द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट दिस एंड दिस। अच्छा, जितने इक्वेशन होते हैं उतने होते हैं हमारे फिजिबल रीजन। जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यानी कि ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ है। y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कहीं कुछ ऐसे जाता है, ओके, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है। अच्छा, ये रीजन कौन सा लेगा, तो कोई भी एक रीजन लेके देख लिया, जैसे कि यहाँ पे x ग्रेटर है y से, तो x ग्रेटर है y से, तो ये जरूर नीचे वाला ग्राफ लेगा। आप चाहो तो एक पॉइंट रख के देख लो, ये पॉइंट क्या होगा आपका 2,0, तो इसमें रख के देख लिया, x कितना है 2, y कितना है 0, तो क्या 2 बड़ा होता है 0 से, यस ट्रू है। इसका मतलब ये सारे इधर वाले रीजन लेगा, ओके, सारे इधर वाले, ओके। अब सेकंड जो है 2y माइनस एक्स लेस देन 2, ये वाला 2y माइनस एक्स लेस देन 2, ओके। तो इसको ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो इसको हम इक्वलिटी हटा लेते हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स वाई, अगर x 0 होगा, हालांकि इसका आंसर 2 है, ये क्वेश्चन जो है द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल, जितने इक्वेशन होते हैं उतने कॉर्नर पॉइंट होते हैं, बट फिर भी x जो है हमारा, अगर मैंने 0 रख दिया तो y कितना आएगा 1, और अगर मैंने y 0 रखा तो x कितना आएगा -2। तो एक पॉइंट है 0,1, मान लिया ये हमारा पॉइंट है 0,1, सॉरी x 0 है और y 1 है, तो 0,1 कहीं यहाँ आएगा। और सेकंड है -2,0, सो x में -2 कहीं यहाँ आएगा, तो ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस। अच्छा, अब ये कट किधर करेगा, तो वो कैसे पता करे, ओरिजिन रख के देख लो, तो ओरिजिन 0 0 है, क्या 2 बड़ा होता है 0 से, यस बड़ा होता है, तो ग्राफ विल बी दिस। तो आपका जो कॉमन रीजन होगा वो ये वाला होगा, ये कॉमन रीजन। तो कितने फिजिबल पॉइंट हैं, एक तो ये पॉइंट है आपका, और एक ये, 2 ही पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि एक ये भी तो ग्राफ है x ग्रेटर देन 0 y 0, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ये वाला ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ओवरऑल क्या आएगा, ग्राफ जो होगा आपका ओनली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, इसकी वजह से, ओके। तो ये हमारी लाइन थी, तो ओनली इतना रीज़न होगा, जो मैं ये पिंक कलर से शेड कर रहा हूँ, ओनली इतना रीज़न होगा। तो कितने कॉर्नर पॉइंट है, एक तो ये फिजिबल है और एक ये, 2 ही हैं, ठीक है। तो हमारा इसका
आंसर तो 2 होगा, बट इतना कुछ बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि ग्राफ क्यों लिया है। ये x ग्रेटर देन 0 का के लिए ग्राफ है और ये y ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ है। x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ओके, ये बात समझ में आनी चाहिए। ओके, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 19 कुछ असर्शंस के क्वेश्चन थे, इसमें कुछ रीजन वाइज क्वेश्चन दिया हुआ था, बट हम इसको क्वेश्चंस के तौर पे ही करेंगे। ओके, तो हमें इसका रेंज बताना है। 2 साइन इनवर्स x प्लस 3π/2। तो रेंज कैसे बताएंगे? तो साइन इनवर्स x जो होता है, साइन इनवर्स x इस पे डिपेंड करता है। इसका जो हमारा साइन इनवर्स x होता है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है? -π/2 से +π/2 तक। इसका रेंज यही तो होता है ना, -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो रख लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले में -π/2 था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और +3π/2 ऐड कर दिया। फिर अगेन π/2, ये π/2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और +3π/2 ऐड कर दिया। रेंज निकालने, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 -2, 3π/2 में से 2π गया तो π/2 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल। ओके, या 3 और 2 5π/2 डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया, यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज है, इस फंक्शन का जो रेंज है वो ये होगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो इसकी हेल्प से इसका रेंज निकाल लिया पूरे फंक्शन का, मतलब कि इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से लेकर +5π/2 तक। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो हमको इक्वेशन निकालनी है। 2 पॉइंट से क्या इक्वेशन होती है? 2 पॉइंट से, जैसे मान लिया मेरे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट है मेरे पास x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये 2 पॉइंट से इक्वेशन होती है, तो आप खुद से निकाल सकते हो। क्या होगा इक्वेशन? x माइनस कोई भी एक पॉइंट चूज कर लिया। ओके, तो आप किसी को, इसको भी चूज कर सकते हो, इसको भी चूज कर सकते हो। तो x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, x माइनस 2 अपॉन -1 -2 तो -3 0। ओके, और यहाँ पर y कर लेते हैं और यहाँ z कर लेते हैं। अब ठीक है, ठीक है। सो ये आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते थे। इस पॉइंट को उठा लिया पहले x -3, फिर इसमें से इसको माइनस कर लिया। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, ए फंक्शन f such that a to be defined as fx equals to 2x is both 1 1 and onto if a is this, then find the set b। सो 1 1 भी है और onto भी है। 1 1 फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक जो हमारा जैसे सेट a होता है और सेट b होता है, तो हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है। ठीक है, हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होती है। ठीक है,
और ऑन टू वो होता है जिसमें सारा ये बी कवर हो जाए, मतलब कि जो हमारा कोडोमेन है वो रेंज बन जाए, ये ऑन टू फंक्शन होता है। तो fx 2x दिया हुआ है a to b, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 2x। ओके, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। तो जो बी सेट होगा वो बना लेते हैं। तो जैसे अगर x आप 1 रखोगे यहाँ से तो b कितना होगा 2, अगर x आप 2 रखोगे तो 2 2 जा 4, ऐसे ही 6 और 8, ये आपका सेट बी होगा, क्योंकि ऑन टू में जो हमारा बी होता है वो रेंज हो जाता है। ठीक है, सेट बी जो होता है, जो कोडोमेन होता है वो रेंज के इक्वल आता है। तो रेंज कैसे निकालेंगे, जो भी इसका आंसर होगा 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे और 1 1 भी है। सो आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, इसमें एक और पार्ट भी था, ये इवेल्युएट करना है। साइन इनवर्स साइन 3π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 3π/4, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करते हैं। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा, ये तो डायरेक्टली आप 3π/4, जैसे एक पहले इसको साइन इनवर्स, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/4। ओके, इसको ऐसे लिख लिया, प्लस कॉस इनवर्स कॉस अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ और था, tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा कॉस का तो 0 से पाई होता है तो ये तो चलेगा फिर भी, बट इसको फिर भी लिख लिया, कॉस पाई माइनस π/4। ओके, और इसकी जो वैल्यू होगी tan इनवर्स 1 की, वो तो π/4 आएगी ही। ओके, सो यहाँ से साइन इनवर्स पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसको साइन π/4 रहने देंगे। ओके, प्लस कॉस इनवर्स, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास माइनस कॉस π/4। ओके, प्लस π/4। सो आपने ये पढ़ा होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा होता है। सो ये वैल्यू जो होगी आपकी π/4 होगी। ओके, कॉस के अंदर अगर कोई नेगेटिव हो तो उसको हम पाई में से माइनस कर देते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/4 प्लस π/4। आपने ये पढ़ा होगा कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है तो उसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा कर देते हैं। सो π/4 प्लस पाई माइनस π/4 प्लस π/4, so this get cancelled, 5π/4 will be the answer। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, सो ये याद रखने की चीज़ है। ओके, तो हमको सारे वेक्टर निकालने हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 3√3 हो और जो वो कोलिनियर भी हो इस वेक्टर के। ओके, सो हम निकालते हैं। तो जैसे कि मान लिया ये वेक्टर है, कोई भी ये वेक्टर, इसके कोलिनियर जो इस वेक्टर का कोलिनियर होगा, मान लिया इस वेक्टर का नाम है i + j + k, इसके कोलिनियर वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, दोनों वेक्टर। तो इसका मतलब इसके कोलिनियर 2 वेक्टर होंगे। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो वेक्टर कैसे निकलता है, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई उसके मैग्नीट्यूड से। तो हमको दोनों वेक्टर निकालने हैं। अच्छा, उस वेक्टर का 3√3 मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ओके, तो पहले हमें जो वो वेक्टर निकालना है तो वो 3√3 मैग्नीट्यूड कब होगा, मैग्नीट्यूड तो 3√3 होना चाहिए, लेकिन वो साथ में वो वेक्टर यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना लेते हैं।
तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, आई प्लस जे प्लस के, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इस वेक्टर के, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 + 1 + 1 √3, तो √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3i + j + k। बट ये तो ये वाला वेक्टर निकला ना, अब इसके जस्ट अपोजिट वाला वेक्टर कितना होगा, कौन सा होगा, ये -3i + j + k। तो हमने इस वेक्टर के कोलिनियर वेक्टर निकाल दिया, और वो दो वेक्टर होंगे, पहला वेक्टर तो होगा -3i -3j -3k, और जो दूसरा वेक्टर होगा ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर, ऐसे लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, एक तो ये होगा, एंड एक कौन सा होगा 3i + 3j + 3k। समझ पा रहे हो ना ये क्यों होगा, क्योंकि कोई भी कोलिनियर वेक्टर होगा उसके दो वेक्टर होते हैं कोलिनियर, एक पॉजिटिव साइड डायरेक्शन में, एक नेगेटिव डायरेक्शन में। आई होप ये क्लियर होगा, तो दो वेक्टर होंगे इसके आंसर। कुछ बच्चे इसका आंसर बस यही छोड़ के आ जाएंगे, तो जो कि गलत होगा, उसको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे, ये भी करना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एज शोन इन द फिगर बिलो आर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ओके, तो हमको क्या निकालना है, एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ ए बी, सी को एक्सप्रेस करना है ए बी के टर्म्स में। ओके, सो यहाँ से ए सी वैक्टर इक्वल्स टू गिवन है 5/4 टाइम्स ए बी वैक्टर। अच्छा, अगर मैं ए सी वैक्टर निकालूं तो वो वैक्टर क्या होगा, सी माइनस ए, वैक्टर सी माइनस वैक्टर ए, दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर ए, सी का पोजीशन वेक्टर सी। ओके, ए सी वैक्टर दिया हुआ है, और 5 ए सी वैक्टर किसके इक्वल है, ए सी वैक्टर इक्वल है 5/4 ऑफ ए बी वैक्टर, सी माइनस ए। सो 5/4 इंटू ए बी वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए, सी माइनस ए, एज इट इज़ इसको लिख लिया। अब मेरे को सी निकालना है किसके टर्म्स में, ए और बी के टर्म्स में, सी, तो इसको इस तरफ जाके ऐड कर दिया, यानी कि सी वेक्टर किसके इक्वल हो गया 5/4 बी माइनस 5/4 ए, और प्लस ये वाला वेक्टर उस तरफ जाके ए। सो सी वेक्टर कितना आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/4 वेक्टर बी, और 4 बन जा 4, 4 में से 5 गया -a/4। सो वेरीफाई कर लेना अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो तो, बट आंसर यही आएगा सी का, सी वेक्टर निकालना था हमको इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ओके, इस क्वेश्चन में और पार्ट भी है, यस, चेक वेदर द लाइन गिवन बाय इक्वेशन दिस आर परपेंडिकुलर और नॉट। तो एक लाइन है हमारे पास, तो हमको चेक करना है, ओके, सो एक लाइन है x इक्वल्स टू 2λ + 2, x इक्वल्स टू 2λ + 2, y इक्वल्स टू 7λ + 1, एंड z इक्वल्स टू -3λ - 3, z इक्वल्स टू -3λ - 3। ओके, ओके, तो एक लाइन ये है। अच्छा, इस लाइन का डीआरएस क्या होगा, जो भी लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई में होता है, कैसे होता है, कैसे करेंगे, इस वेक्टर, इस जो ये हमारा ये लाइन है, इसको कैसे ले सकते हैं, एक्स ये 2 इस तरफ जाएगा अपॉन 2 इक्वल्स टू लैम्डा, ऐसे ही यहाँ से लैम्डा निकाले हम तो कितना आएगा y-1/7 इक्वल्स टू लैम्डा, ऐसे ही z +3/-3 इक्वल्स टू लैम्डा। तो जो भी लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होता है वही डीआरएस होता है। तो डीआरएस जो होंगे हमारे पास वो क्या क्या होंगे, 2, 7 और -3, ये डीआरएस होंगे किसके, लाइन 1 के। अच्छा, लाइन 2 क्या है, लाइन 2 है हमारे पास ये, तो इसके डीआरएस क्या होंगे, -1
2 और 4, तो DRS ऑफ लाइन 2 -1, 2 और 8। ओके, यहाँ तक क्लियर। 2 7 -3, सॉरी -1 2 और 4 है, -1 2 और दिस मस्ट बी 4। ओके, अब हमको करना क्या है, चेक करना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट कर लिया, 2 की मल्टीप्लाई की -1 के साथ, DRS की मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो डॉट प्रोडक्ट देते हैं, प्लस 7 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ, प्लस -3 की मल्टीप्लाई करी 4 के साथ, तो -2 प्लस 14 -12, सो दिस विल बी 0। तो हम कहेंगे लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ओके ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। हमको ये शो करना है, सो y इक्वल्स टू क्या गिवन है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dy/dx क्या होगा, 2x प्लस, इसको एज इट इज़ लिखेंगे जो अंदर वाला फंक्शन होता है, और 2 में से एक माइनस कर देंगे, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, n(x) की पावर n-1, तो वही ये 2 इसको पहले लिख लिया और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया। अब अगेन अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो x का करेंगे 1, ओके, और प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। ओके, सो 1/2 अंदर जो भी है x² -1, फिर अंदर वाले का कर दिया, तो x² का क्या होगा, 2x। आई होप ये क्लियर होगा। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, सो मुझे लगता है यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर dy/dx, तो ये 2 बाहर एज इट इज़, x प्लस रूट x² -1। ओके, यहाँ से भी इसको किया तो रूट x² -1 प्लस x अपॉन रूट x² -1, ये किसके इक्वल था, dy/dx का। ये नीचे डेनोमिनेटर में टर्म है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² -1 इंटू dy/dx। ओके, और अगेन ये 2, ये दोनों सेम टर्म है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस रूट x² -1 का होल स्क्वायर। ओके, सो इसको एज इट इज़ लिखते हैं, x² -1 dy/dx 2। अच्छा, ये y के इक्वल था, आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये y के इक्वल था, किसी ने x प्लस, यहाँ देखते हैं x प्लस, ये y के इक्वल था, तो यहाँ मैं इसको 2y लिख लेता हूँ। अच्छा, अब स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पे ये रूट हट जाएगा, x² -1 dy/dx 4y², यही प्रूफ करना था। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, यही प्रूफ करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमको ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसमें, इस इंटरवल में। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। पहले f(x) जो है वह 16 sin x अपॉन 4 प्लस cos x माइनस x। सो f'(x) क्या होगा, तो यहाँ से पहले हम इस टर्म को कर लेते हैं, 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। आई थिंक ये आपके बुक का क्वेश्चन है। अब 16 को भारी रहने दिया, sin x का करेंगे तो cos x, और
4 प्लस कॉस एक्स एज इट इज़, फिर माइनस साइन एक्स एज इट इज़, 4 का 0 होगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ओके, और इस एक्स का 1, सो 16 आउटसाइड ही रहेगा। ओके, और 4 cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। 4 का cos x क्या, cos x का a प्लस साइन स्क्वायर एक्स -1 अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ओके, अगेन ये 1 होता है तो 16 इंटू 4 cos x प्लस 1 अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर -1। ओके, यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। तो 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस, ओपन कर देते हैं, 4 4 जा 16 माइनस cos स्क्वायर एक्स और 2 4 जा 8 तो -8 cos x, और ऐसे ही 16 4 जा 64 cos x प्लस 16। सो यहाँ तक ये 16 से 16 कैंसिल, 64 में से 8 गया तो 56, तो यहाँ लिखेंगे हम 56 cos x, 56 cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब cos x कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 56 माइनस cos x अपॉन 4 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो ये हमारा एफ डैश एक्स है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या था हमारा, ये थोड़ा लेंथ था डेरिवेटिव में। सो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब π/2 कहीं यहाँ होता है और पाई यहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहा गया है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो एक बात बताओ, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, ये नंबर भी पॉजिटिव आएगा। 56 में से cos x माइनस कर रहे हो ना आप, cos x की वैल्यू 1 और -1 के बीच में नहीं होती, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये cos x बच गया। तो ये cos x नेगेटिव कहाँ होता है, cos x नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यानी कि जो हमारा -π/2 से के लेकर π/2 के बीच में जो होगा, x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, जो हमारा एफ cos x होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, ये लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, एफ डैश एक्स जो होगा हमारा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब एफ एक्स इज, इसलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ओके, इन π/2 टू पाई। ओके, सो ये शो करना था हमको, x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, cos x इज नेगेटिव, हैंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा इस इंटरवल में तो ये भी नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब एफ एक्स हमारा जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। आई होप कि क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बहुत इजी, प्रॉपर्टी लगाकर बहुत इजी तरीके से हो जाते हैं, तो इसमें हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। ओके, पहले देखते हैं इसको कुछ सॉल्व करने के लिए। लॉग, इसको लिखेंगे हम साइन एक्स अपॉन 2 cos x, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि log a माइनस log b जो होता है ये होता है log a अपॉन b। ओके, तो 0 to π/2
लॉग इसका आर्गूमेंट हो जाएगा साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, कोस एक्स टेन एक्स होता है अपॉन 2 डी एक्स। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब एक हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी आपको, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम? जैसे कि कोई 0 to a होता है एफ एक्स डी एक्स, वो इक्वल होता है 0 से a सेम लिमिट में एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मतलब कि जस्ट क्या कर दिया, जैसे कोई ग्राफ का एरिया है तो इधर से इधर ना निकाल करके इधर से इधर निकाल लिया, तब भी एरिया सेम ही आएगा। ओके, तो अब प्रॉपर्टी लगा दिया, इसको हम आई बोल देते हैं। ओके, हमने इसके इंटीग्रेशन को आई बोल दिया, तो प्रॉपर्टी लगा दिया, तो 0 से π/2 सेम लिमिट ही रहेगी। लॉग यहाँ लिख दिया 10 π/2 माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये आई कितना हो जाएगा 0 to π/2 लॉग 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो इसका आर्गूमेंट जो होगा इस बार वो कॉट एक्स बाई 2 हो गया। ओके, अब हम दोनों इंटीग्रेशन को, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया और इसको इक्वेशन 2। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i। ओके, अच्छा, जब हम ऐड करते हैं तो आर्गूमेंट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो लिमिट तो सेम रहेगा 0 से π/2, तो जो इसका आर्गूमेंट होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के अंदर, जैसे 10x/2 प्लस आर्गूमेंट प्लस करने पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो cot x/2। ये कहाँ से आया, log a प्लस log b, ये होता है हमारा log ab, ये लॉगरिदमिक का रूल है। ओके, सो 2i इक्वल्स टू 0 to π/2 लॉग 10 इंटू कॉट 1 होता है, यानी कि ये कितना जाएगा 1/4 dx। अच्छा, सब में dx लगा देना। ओके, सो ये 2i इक्वल्स टू 0 to π/2। अच्छा, अब यहाँ से इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये नंबर तो कांस्टेंट है ना, log 1/4 इज ए कांस्टेंट नंबर, तो इसको हम एज इट इज़ ऐसे 1/4 लिख देते हैं। ओके, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और इसकी लिमिट 0 to π/2, तो 2i इक्वल्स टू π/2 माइनस 0 विल बी π/2, तो आंसर विल बी π/2 इंटू लॉग 1/4। सो आपका इंटीग्रेशन आई कितना आ जाएगा π/4 इंटू ये 2 इस तरफ जाके लॉग 1/4, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 4 अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव ले लेते हैं जस्ट इसका। ओके, तो आंसर हो जाएगा -π/4 log 4। इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -π/2 log 2। ओके, सो ये करेक्ट आंसर हो गया -π/2 log 2। सो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 27। तो इस तरह के क्वेश्चन जो भी रूट वाले क्वेश्चन दिखे ना, तो आप उसमें रूट एक्स को टी लेट कर लिया करो। ओके, लेट रूट एक्स इक्वल्स टू टी। ओके, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रूट एक्स को टी लेट कर लो जहाँ जहाँ रूट एक्स दिखे, तो एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी एक्स कितना होगा 2t dt। ओके, तो करते हैं, dx कितना होगा 2t dt, तो dx की जगह क्या लिख देते हैं हम, रूट एक्स हमारा t था, तो t इंटू t+1 इंटू t+2, ये 2 और ये t कैंसिल हो गया। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करेंगे, t+2 और t+1 को, जैसे ये जो है हमारा 2/t+1
टी प्लस टू, इसको आप ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस टू लिख सकते हैं। ओके, अब ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए और कर लीजिए। ओके, तो ए की वैल्यू कैसे निकालें? अगर मैं टी इक्वल्स टू -1 रखूँ, यहाँ नहीं रखना, तो मेरे को ए का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? टू, टी का वैल्यू -1, तो -1 यहाँ रख दिया, तो 2 में से बन गया 1 इक्वल्स टू ए प्लस, तो अच्छा ये वैल्यू नहीं आएगी ना, क्योंकि मैंने दोनों तरफ टी प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है। इधर भी अगर मैं टी प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी टी प्लस वन से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और मैंने -1 रखा, तो यहाँ ये 2 बच गया बस, और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ -1 रखने पे 0 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। ए का वैल्यू 2 आ गया। ऐसे ही बी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? इस तरफ बी का वैल्यू जो निकालना है, इस तरफ इसको छोड़ के यहाँ रख दो, कितना? -2, तो ऊपर न्यूमरेटर में 2, यहाँ -2 रखेंगे तो यहाँ -1, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। क्या करेंगे अब? इसको सॉल्व करने के लिए हम रख देते हैं इक्वेशन में, जिसको हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन से एज्यूम किया था, ए अपॉन, यानी कि 2 अपॉन टी प्लस वन -2 अपॉन टी प्लस टू, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी थी? -2 आई थी ना। ओके, इंटीग्रेशन डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 log टी प्लस वन, और इसका क्या होगा? -2 log टी प्लस टू, 2 कॉमन ले लिया, तो log टी प्लस वन अपॉन टी प्लस टू, तो 2 log टी कितना था? √x प्लस 1 अपॉन √x प्लस 2 प्लस सी। ये आंसर हो गया हमारा इस पार्ट का। सो दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, सो इसमें कोई और वाला पार्ट तो नहीं था ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 28, इसके 2 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो गिवन दैट y0 इक्वल्स टू 0, y0 इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि अगर आप x इक्वल्स टू 0 रखते हो तो आपको y की वैल्यू भी 0 मिलती है। इसका मतलब ये होता है। ओके, तो ये इस फॉर्म में है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पी एक्स होता है y इक्वल्स टू क्यू एक्स, मतलब यहाँ y के साथ x का फंक्शन। तो आप देख सकते हो y के साथ x का फंक्शन, और इस तरफ पूरे में x का फंक्शन, पूरे में x का फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रल फैक्टर वो होता है e की पावर, जो भी y के साथ मल्टीप्लाई में होता है ना, y के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है? पी एक्स है ना, यही होता है ना, सॉरी, एक्सपोनेंशियल पी एक्स डी एक्स, ये हमारा इंटीग्रल फैक्टर होता है। तो निकाल लेते हैं एक्सपोनेंशियल पी एक्स कितना है? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कितना आ जाएगा ये? एक्सपोनेंशियल 10x। अब कर लेते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर इंटू जो भी राइट हैंड साइड होता है, जो भी ये राइट हैंड साइड होता है यानी क्यू एक्स, यही होता है इसका सॉल्यूशन। ओके, तो करते हैं y इंटू जो भी हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका ओवरऑल सॉल्यूशन ये होता है। तो y इंटू 10x, y इंटू सॉरी y इंटू एक्सपोनेंशियल 10x, क्योंकि इंटीग्रल फैक्टर तो हमारा ये है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फैक्टर एक्सपोनेंशियल 10x इंटू राइट हैंड साइड क्या है?
राइट हैंड साइड है टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब बेसिकली हमको ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ये वाला। तो इस इंटीग्रेशन को मैं सपोज कर लेता हूँ, इस इंटीग्रेशन को मैं आई सपोज कर लेता हूँ, टेन एक्स। तो यहाँ मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, सो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो अच्छा, मैंने क्यों एज्यूम किया, क्योंकि सेक स्क्वायर डी एक्स यहाँ रखा हुआ था, तो एक्सपोनेंशियल टी टेन एक्स को टी था और सेक स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल है, डी टी के। अब यहाँ से इंटीग्रेशन हम बाई पार्ट्स कर देते हैं आइलेट से। आइलेट में आई इनवर्स फंक्शन होता है, एल एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है और ए टी एल्जेब्रिक होता है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सॉरी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड फंक्शन इज व्हाट, एक्सपोनेंशियल टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, टी का डेरिवेटिव विल बी वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन टी। तो ये कितना आ जाएगा, टी एक्सपोनेंशियल टी माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल टी, सो एक्सपोनेंशियल टी इंटू टी माइनस वन। सो बेसिकली ये कितना आ गया, एक्सपोनेंशियल टी कितना था हमारा, टेन एक्स इंटू टेन एक्स माइनस वन प्लस सी, और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था वाई इंटू एक्सपोनेंशियल टेन एक्स के, वाई इंटू एक्सपोनेंशियल टेन एक्स के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओके तो अब x इक्वल्स टू ज़ीरो पे वाई भी ज़ीरो था, तो ये ज़ीरो इक्वल्स टू ये पूरा ज़ीरो, यानी कि सी आपका कितना आ गया, सी जो है हमारा ये ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो आएगा टेन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्सपोनेंशियल टेन एक्स। ओके, अब y यहाँ पे ज़ीरो है तो टेन एक्स कितना आएगा, ये भी ज़ीरो है, माइनस वन प्लस टेन एक्स ज़ीरो, तो एक्सपोनेंशियल ज़ीरो विल बी वन, सो ये सी, तो सी कितना आ गया, वन। ओके, सी की वैल्यू निकाल लिया। तो अब हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, ये तो हमारा जनरल सोल्यूशन था, अब हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन जो होगा वो होगा वाई इंटू एक्सपोनेंशियल टेन एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टेन एक्स माइनस वन प्लस सी कितना है, वन, ये होगा आंसर। ओके, आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या चाहो तो फर्दर भी कर सकते हो। फर्दर क्या हो सकता है इसका आंसर, वाई इक्वल्स टू ये डिवाइड कर दिया तो टेन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वन और प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस टेन एक्स, ये आ जाएगा। ओके, अच्छा इसका और पार्ट भी था क्या, इसका और पार्ट भी है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। सो बेसिकली ये है हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ अगर निकल सके तो डी वाई एक तो यहाँ है और कहाँ है, डी एक्स यहाँ है। ओके, तो एक काम करते हैं, डी एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं,
तो ये जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब एक्स से डिवाइड कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ इसका कोई कोफिशिएंट ना हो। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, दोनों को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। सो वाई बाई एक्स माइनस, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आपको होमोजेनियस इक्वेशन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट वाई इक्वल्स टू वी एक्स एज्यूम कर लेते हैं। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस, अब x को एज इट इज़ v को कर दिया तो डी वी ओवर डी एक्स। इसका मतलब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ, इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं फिर से। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। वाई बाई एक्स आपका क्या है, v है, तो इसको v लिख लिया माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर। ओके, so this v and this v will get cancelled, so you will left with okay, this was positive, this must be positive, this must be positive. Okay, now that will be fine. so अब हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, डी वी ओवर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डी एक्स ओवर एक्स। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अब हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लिया। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन याद होना चाहिए आपको, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग वी प्लस, इस क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देते हैं, इक्वल्स टू लॉग एक्स। आप चाहो तो यहाँ पे लॉग सी भी ले सकते हो। ओके, कॉन्स्टेंट है तो कुछ भी ले सकते हो, लॉग सी, ओनली सी भी ले सकते हो, कुछ नहीं जाता। तो लॉग वी की जगह क्या लिखेंगे हम, वाई बाई एक्स, यहाँ से वी वाई बाई एक्स प्लस 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स सी। अब लॉग लॉग हटा दिया दोनों तरफ से, तो ये क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी। यहीं तक छोड़ दिया। ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन है। आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना तो भी आंसर यही आएगा। अच्छा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्या आएगा, यहाँ पे वाई, इधर एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ प्लस है वाई प्लस ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सी। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। यहाँ तक भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। ओके, सो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब हर एक पार्ट का ग्राफ बनाना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अच्छा, इसका स्टेटमेंट का मतलब पता है आपको, ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, सो ग्राफ बना लेते हैं। माफ़ करना, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है। एक ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, इक्वलिटी लगा लेना चाहिए हमेशा, जैसे 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 80 है, तो पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 80, तो यहाँ x यहाँ y। ओके, अगर x 0 होगा तो y कितना होगा, 80। x 0 देन y विल बी
80, और अगर y0 होगा तो x विल बी 20। तो एक कोऑर्डिनेट कितना है 20,0। तो कहीं यहाँ ले लिया 10 का, 10, 20, 40, 30, 40, 50, 60। तो 20,0 कहीं यहाँ आएगा, दिस कोऑर्डिनेट मस्ट बी 20,0 एंड 1 इज 0,80। तो 0,80 कहीं यहाँ ले लिया, तो वन ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अगेन आप समझ जाना, वन ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ओके, अच्छा इसमें ओरिजिन रख के देखा, ओरिजिन रखेंगे तो क्या 0 बड़ा होता है 80 से? अगर मैंने ओरिजिन रखा 0 0 और ये कह रहा है बड़ा होता है 80 से, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये ग्राफ का शेड जो होगा इस तरफ होगा। ओके, सारा इस तरफ होगा। अच्छा, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 से हमें पता है ग्राफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, इसको हटा दिया। ठीक है, सेकंड ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, दिस कोऑर्डिनेट इज x0 है और y 80 है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 3x + 2y = 150। तो x और y। ओके, तो x0 होगा, अगर x0 होगा, यहाँ पे x0 कर दिया, तो y कितना होगा 75। और अगर y0 होगा, ये y0 कर दिया तो x कितना होगा 50। तो एक कोऑर्डिनेट तो हमारा है 50,0, तो 50,0 समवेयर हेयर। 75 जस्ट नीचे होगा इसके। तो एक ग्राफ हमारा कुछ अगर y0 होगा 75 कहीं नीचे होगा, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा। ये पॉइंट आ गया हमारा। अच्छा, ये आप खुद से सॉल्व करना, ये पॉइंट आपका 2,72 आएगा। सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा। सॉल्व किसको करना है, इन दोनों लाइन को करना है। 4x + y = 80 और 3x + 2y = 50। इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करना और इसमें से माइनस कर देना। जैसे 3x में से 8x गया तो कितना बचेगा, -5x। 2y में से 2y गया, चला जाएगा, ये 160 हो जाएगा। 150 में से 160 गया तो कितना बचेगा, -10। तो आप देख सकते हो x कितना आ गया 2, इसका x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। ओके, ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट निकालना तो 72 आएगा। ओके, अब देखते हैं ग्राफ किधर जाएगा। जैसे हमारा ये पहला वाला ग्राफ था, ये इधर जा रहा था। ओके, ये वाला किधर जाएगा, तो यहाँ भी 0,0 रख दिया। तो 150 0 से बड़ा होता है क्या, 150 यस बड़ा होता है। तो ये ट्रू है, तो ये ग्राफ तुम्हारा किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो ये वाली कह रही है इस तरफ और ये ग्राफ इस तरफ। जब ट्रू होता है तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाता है, तो ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ओके, थर्ड वाली लाइन क्या है, x + 5y = 150। तो जैसे कि अगर x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। x 0 होगा तो y की वैल्यू निकल के आएगी ना, तो y की वैल्यू समवेयर 23,0, तो समवेयर कहीं यहाँ होगा 0,23। और अगर y0 होगा तो x 115 समवेयर कहीं यहाँ होगा 115,0। तो ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि अगर मैं ओरिजिन रखूँ तो ये कह रहा है कि 0 बड़ा होता है 115 से, तो फॉल्स है। तो इसका मतलब ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट है ना। तो ये किधर जाएगा, ओरिजिन से अवे, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप देख सकते हो कॉमन रीजन तो ये वाला है ना, ये मैं इसको दूसरे कलर से डार्क कर देता हूँ। ये है कॉमन रीजन, ये जितने भी फिजिबल पॉइंट हैं हमारे, कॉर्नर पॉइंट हैं, ये हैं 3। ओके, ये है हमारा कॉमन रीजन। इसको आप पेंसिल से डार्क साइड कर देना। ठीक है,
और आप खुद से ये पॉइंट कैलकुलेट करना है, ये जो पॉइंट होगा ये 15,20 आएगा, ये 15,20, और जो ये वाला पॉइंट होगा वो 40,15, 40,15। तो आप वैल्यू ऑफ जेड निकालोगे। आपके पास पॉइंट कौन कौन से हैं? पॉइंट्स हैं एक तो 2,72, 2,72, एक है 15,20 और एक है 40,40,15। और इस पर आप क्या निकालोगे? z की वैल्यू। z कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6x + 3y, 6x + 3y। ओके, ये z दिया हुआ है। ओके, और हमें इसको मैक्सिमाइज़ करना है। देखो किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज़ आ रहा है, सब पे वैल्यू कैलकुलेट करना। जैसे 2,72 पे मैंने चेक किया है, जैसे 6 × x की वैल्यू 2 + 3 × y 72। तो आप 2,72 पे जब कैलकुलेट करोगे तो 228 आएगा। और ऐसे ही 6 × 15 + 3 × 20, इस पे कैलकुलेट करोगे तो 15 6 19 13 150। ऐसे ही थर्ड पे कैलकुलेट करोगे 40 × 6 + 3 × 15, तो ये कितना आएगा आपके पास? 285। तो देख सकते हो कौन सा ये है, यही मैक्सिमाइज़ है। यही वाला जो पॉइंट है ये क्या है? मैक्सिमाइज़ है। हमें मैक्सिमाइज़ करना था ना, तो हमारा आंसर यही है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? ये हमारा कॉर्नर पॉइंट्स है। इसको आप पूरा लिखना, कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, तो मैक्सिमाइज़ कर दिया हमने इसको। सो किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज है? मैक्सिमाइज एट 14,15, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 285। ओके, सो दिस मस्ट बी क्लियर। ओके, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बिलो। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है किसी रैंडम वेरिएबल का, जैसे x = 1 2 3 के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो k/2 है, k/3 है और k/6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम कितना होता है? 1, k/2 + k/3 + k/6, ये 1 होगा। तो एलसीएम ले लो, 6 2 3 जा 6, 3k + 2k + k, 6k अपॉन 6 = 1। सो k कितना आ गया आपका? k विल बी 1, देयरफॉर k विल बी 1। ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड प्रोबेबिलिटी 1x <3। मतलब 1 इंक्लूड होगा बट 3 इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये किसकी किसकी पूछ रहा है? 1 और 2 की, 1 और 2 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी है? k/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितनी? k/3। तो ये 5k/6 आ गया। ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस, सो k is 1, so 5/6 will be the answer। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है? फाइंड ex, द मीन ऑफ x। मीन पूछ रहा है, ex। तो मीन क्या होता है? समेशन होता है किसका? प्रोबेबिलिटी का और उस रैंडम वेरिएबल का। यानी कि इस 1 की मल्टीप्लाई करनी है k/2 से, तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो k/2 ही आएगा, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है k/3 से, तो 2k/3। इस 3 की मल्टीप्लाई करनी है k/6 से, तो प्लस 3k/6। तो इसको सॉल्व करना, ये कितना आएगा आपके पास? 5k/3। सो 5/3,
ये मीन आ जाएगा। ओके, ओके। अब बी पार्ट है इसका। बी पार्ट में क्या कहता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट probability of A but not B is 1/4. Okay, A and B are independent events. इंडिपेंडेंट जैसे मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए इंटू पी बी होगा। ये कब होता है? जब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट्स। ये कहाँ से आया? तो जैसे हमने ये पढ़ा हुआ था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज अकर्ड। अब जब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर बी हो चुका होगा। तो जब दोनों इंडिपेंडेंट है तो ए को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि बी हुआ या ना हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ए के इक्वल ही होगी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, यहाँ से आएगा। ओके, क्योंकि इंडिपेंडेंट्स है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? अकरेंस ऑफ फर्स्ट डज नॉट अफेक्ट द अकरेंस ऑफ सेकेंड। ओके, दोनों इवेंट हो रहे हैं तो एक इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को कहते हैं। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी 1/4 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी इक्वल्स टू 1/4। फ़र्क ही नहीं पड़ता होने या ना होने से। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बी 1/6, तो आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बी 1/6। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड पी ए एंड पी बी। ओके, पी ए तो ये इन्हीं दोनों इक्वेशन से आएगा। तो क्या करें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक्स लेट कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को वाई लेट कर लेते हैं। तो ये एक्स वाई कितना है? 1/4। सॉरी, यस, ये प्रोबेबिलिटी ए को हमने लेट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को वाई। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स होगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी है, तो उसको हम क्या क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिखेंगे? 1 माइनस वाई, ये 1/4 है। सिमिलरली ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए तो एक्स है, नॉट ए क्या होगा? 1 माइनस एक्स इंटू वाई 1/6। ये दो इक्वेशन है, अगर दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ और इस वाले सेकंड में पुट कर देता हूँ। ओके, सो एक्स यहाँ पर कितना है? 1/, यहाँ 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिख देता हूँ मैं? 1/4 इंटू 1 माइनस वाई। ओके, और इस पूरे में वाई से मल्टीप्लाई कर दिया 1/6। सो यहाँ से कितना जाएगा? 4 माइनस वाई, 4 माइनस 4y माइनस 1। ओके, अगेन 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 1/6। So this will be 4 minus 1, 3 minus 4y. I think there is something problem. Okay.
यहाँ एक y भी था, हाँ ओके। सो 3 माइनस, दिस विल बी 3 माइनस 4y इंटू वाई इक्वल्स टू अगेन 4 minus 4y upon 6. So this will be 6 3 ja 18y minus 6 4 ja 24y square equals to 4 minus 4y. So ये इक्वेशन क्या होगा, 24y स्क्वायर माइनस 18y राइट हैंड साइड ले गया प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 0. सो 24y स्क्वायर माइनस 18 और 4 22y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. ओके, अब अगेन इस इक्वेशन क्या लिखेंगे, 12y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो देखते हैं y कितना आएगा यहाँ से. सो 24, 12 टू जा 24. सो 12y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, 4y एंड 3y माइनस 4y विल बी, y कॉमन ले लिया 2 माइनस 1 3y माइनस 2. सो 4y माइनस 1 और 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से y की दो वैल्यू आ रही है, 1/4 2/3. ओके, अच्छा 1/4 और 2/3 अगर आप इसमें भी पुट करोगे x की वैल्यू तो यहाँ से भी 1/4 और 2/3. तो आप इसमें से यस, तो यहाँ पुट करना आप, यहाँ y और 2/3 जब आप सेटिस्फाई करोगे दोनों इक्वेशंस को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपका जो आएगा, हाँ मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, तो अगर आपका प्रोबेबिलिटी है 1/3 आएगा तो b कितना आएगा 1/4. और अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ a सॉल्व कर लेना अपने आप से, 1/4 पे x 1/3 आएगा गारंटी, और 2/3 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपका 3/4 आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितनी आएगी 2/3. ये सॉल्यूशन होगा. ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन आपको लिखने पड़ेंगे. 1/4 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ a 1/3 आएगा, यहाँ किसी भी इक्वेशन में रख लेना. इसमें x की वैल्यू 1/4 पे कहाँ गया, ये रहा, x की वैल्यू निकाल लेना. x इंटू 1 माइनस y की वैल्यू क्या थी 1/4 थी ना, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4. सो x ये कितना आ जाएगा 3/4 1/4. तो 4 से 4 कैंसिल, तो x 1/3 आ गया. देखो यहाँ पर x कितना आया था 1/3. ऐसे ही 2/3 रखोगे तो x 3/4 आएगा, आप खुद से निकाल लेना. ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. बच्चे फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं पता होते हैं क्या होते हैं. बट अब आपको बता दिया कि इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं. अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन भी बहुत ईजी है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमारा, एक्सपोनेंशियल x साइन x 0 to π/2. ओके, सो आइलेट के अकॉर्डिंग
आइलेट में अलजेब्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो अलजेब्रिक फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल सेकंड। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स विल बी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्सपोनेंशियल। अच्छा, इसको हमने आइलेट कर लिया, ठीक है, ओके। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल एक्स, ओके। सो आई इक्वल्स टू साइन एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स, माइनस को एज इट इज रहने दो। अब यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है, तो अच्छा अभी लिमिट विमिट भूल जाओ, अभी ये लिमिट बाद में देख लेंगे, ओके। फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन कोस एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स, तो इसकी वजह से प्लस साइन एक्स हो जाएगा इंटू एक्सपोनेंशियल कोस एक्स डी एक्स, ओके। सो आई इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स कोस एक्स माइनस प्लस माइनस, अच्छा ये तो आई है ना, तो इसको आई लिख लिया। अब ये आई और ये आई मिलके 2i हो जाएगा, ये आई था ना, एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स कॉमन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। सो आई कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एक्स बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब लिमिट रख दिया, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो 0 से कितना लिमिट था, पाई बाई 2 एक्सपोनेंशियल एक्स साइन एक्स, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल एक्स 1/2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स 0 to पाई बाई 2। तो पहले अपन लिमिट रखा 1/2 बाहर ही रहने दिया, e की पावर पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है और कोस पाई बाई 2 0 होता है, ओके। माइनस 0 रख दिया, तो एक्सपोनेंशियल 0 कितना हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 होता है, माइनस कोस 0 1 होता है, तो 1/2 बाहर ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1। सो ये हमारा आंसर होगा इस प्रॉब्लम को, 1/2 एक्सपोनेंशियल पाई बाई 2 प्लस 1। दिस विल बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस मच स्पेस इज सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन। सो इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है 1 बाई कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमारी अप्रोच क्या होगी कि एक तो ये आपका इस क्वेश्चन को अगर आपने पहले कभी किया हो तभी आप एग्जाम में कर पाओगे इंटीग्रेशन का, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो आप नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, तो इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि फॉर्मूला लगेगा, आप ना यहाँ पे 1/sin a माइनस बी से डिवाइड कर दो और साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस है, ये कर दिया। आप इसको जब सॉल्व करोगे ना, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, अब बताता हूँ क्या किया। ये जो इसके आर्गूमेंट है उसका डिफरेंस ले लो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। मैंने क्या काम किया, एक्स माइनस बी में से माइनस किया है इसको, तो ये कट गया, तो ये क्या बचा ए माइनस बी। तो बेसिकली ये साइन ए माइनस बी ही है, तो यहाँ भी मैंने नीचे डिवाइड कर दिया साइन ए माइनस बी से, सिंपल, ओके। तो चेंज नहीं हुआ, यहाँ न्यूमरेटर में भी साइन ए माइनस बी है और यहाँ डिनोमिनेटर में भी साइन ए माइनस बी है। तो हमेशा जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे तो आप डिफरेंस ले लिया करो आर्गूमेंट का,
ओके, तो मैंने वही डिफरेंस ले लिया, x माइनस बी में से माइनस कर दिया x माइनस ए को। ओके, सो ये 1 साइन ए माइनस बी, डिफरेंस ले लिया जस्ट। तो इसका फार्मूला ओपन कर दिया, ठीक है, साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा फार्मूला, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फार्मूला साइन दिस इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन एक्स माइनस ए। यस, साइन एक्स माइनस ए, ओके, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। इट मीन्स 1 साइन ए माइनस बी। न्यूमरेटर को जब डिवाइड करोगे तो साइन वाला टर्म नहीं कटेगा, कॉस एक्स माइनस ए वाला कट जाएगा, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, ये क्या जाएगा टेन एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए। देखा, ये टर्म आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 1 साइन ए माइनस बी। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब हमारा टेन का इंटीग्रेशन होता है लॉग में होता है, लॉग सेक एक्स। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग सेक एक्स माइनस बी, लॉग सेक एक्स माइनस बी। ओके, सिमिलरली लॉग सेक मॉडुलस में एक्स माइनस ए मॉड में। ओके, so this will be the answer to this problem, plus c, plus c. Okay, now moves to next question and that is question number 32. so question number 32 में क्या है, a relation r is defined on set of real numbers r, और r क्या है, x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर है, x y इज एन इरेशनल नंबर, चेक वेदर r इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट। तो अगर है तो प्रूफ करो, नहीं है तो एक एग्जांपल दे दो, जैसे कि हम फॉर रिफ्लेक्सिव देते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, जैसे मैं 1,1 ले लेता हूँ, 1,1 ये मेरा नहीं है किस में, रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर है वो क्या हो सकता है, रैशनल मल्टीप्लाई है ना, एक्स और वाई की जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इरेशनल होना चाहिए, बट 1 का स्क्वायर तो एक रैशनल है, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज, जो हमारा रिलेशन आर है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। ओके, सिमेट्रिक में मान लेते हैं लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर एक्स वाई किसी, हम जनरल चीज़ लेते हैं, तो एक्स वाई किसी आर में बिलोंग करता है, तो एक्स वाई एक इरेशनल नंबर होगा, एक्स डॉट वाई इज ए इरेशनल नंबर, कोई भी हम नंबर मान लेते हैं इरेशनल नंबर। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है कि वाई डॉट एक्स भी एक इरेशनल नंबर होगा, इज ए इरेशनल, हाँ होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव होता है, बिल्कुल होगा। सो आर जो होगा वो सिमेट्रिक होगा, यानी कि वाई कोमा एक्स जो है वो भी आर में आ रहा है ना, अगर एक्स कोमा वाई आर में आ रहा है तो वाई कोमा एक्स भी आर में आ रहा है, ये सिमेट्रिक की वजह से, ये कम्यूटेटिव लॉ की वजह से हो रहा है ऐसा। तो आर क्या होगा, आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, फॉर ट्रांजिटिव एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जैसे कि मान लिया एक मैंने 1 ले लिया और एक √2 ले लिया, ठीक है, ये हमारे रिलेशन में है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इरेशनल होना चाहिए ना, ये मल्टीप्लाई इरेशनल होना चाहिए। तो अब यहाँ से एक और ले लेता हूँ मैं, चलो
√2 और 2 बिलोंग्स टू आर। मतलब कि कुछ यही प्रॉपर्टी होता है ना ट्रांजिटिव की, कि ए बी में अगर बिलोंग्स टू आर है, बी सी में बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी में भी होना चाहिए। तो ए सी यानी कि 1 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है। 2 इज नॉट इरेशनल, 2 इरेशनल नहीं है, तो हमारा आर भी क्या होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। हमने दो अपनी तरफ से लिए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये 1 और 2 आर में नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल हो गया, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।